हेलो, क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? तो जय हिंद, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस समय अपनी 11वीं क्लास में पहुँच गए होंगे, 11th क्लास में पहुँच गए होंगे और उन्होंने अपनी आईआईटी की तैयारी, अपनी नीट की तैयारी शुरू कर दी होगी। कोई अर्जुना जेईई से पढ़ रहा होगा, अर्जुना नीट से पढ़ रहा होगा या विभिन्न-विभिन्न डिफरेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग से अपनी आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कॉमर्स लिया होगा और कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज़ लेके ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना बहुत सारे बच्चों का सपना होता है। पर आप में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके ये बताया कि उनका लाइफ में सपना है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का। तो आज मैं आपको एक छोटे से वीडियो में ये बताने आया हूं कि किस तरह से आप अपने आईएएस बनने की जर्नी को, अपने आईपीएस बनने की जर्नी को यहां से शुरू कर सकते हो। छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे। ऐसा नहीं है कि यहीं से पूरी तैयारी करेंगे। छोटे छोटे स्टेप लेना स्टार्ट करेंगे अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ। सिर्फ और सिर्फ वीकेंड पे छोटी छोटी क्लासेस करके कैसे हम अपनी आईएएस बनने की, आईपीएस बनने की जर्नी को क्लास 11 से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आईएएस और आईपीएस बनने के लिए हमें कौन सा एग्जाम देना होता है? तो हमें जो एग्जाम देना होता है वो होता है यूपीएससी का एग्जाम, सिविल सर्विस का एग्जाम। यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद और उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप आईएएस बनते हो या आईपीएस बनते हो। अब आईएएस क्या होता है सर? आईपीएस क्या होता है? बेटा आईएएस आप समझ सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यानी कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन का काम मिलेगा। जैसे कि एक जिले का कलेक्टर हो गया, या अगर बड़ा जिला हो गया तो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, जिसको हम लोग डीएम बोलते हैं, जो कि बहुत पावरफुल होता है। एक जिले के सारे डिसीजन, उस शहर के सारे फैसले वो लेता है कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, वहां मेला लगा तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना होगा। सब कुछ, सारा कंट्रोल जो एक शहर का होता है वो किसके हाथ में होता है? एक डीएम के हाथ में होता है। फिर आप डीएम से अगर प्रमोट हो गए तो लाइफ में आप सेक्रेटरी भी बन सकते हो। उसके बाद आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन सकते हो। ये सब जो हायर पोस्ट में बता रहा हूं, डीएम के भी ऊपर जाने वाली प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसी पोजीशन, इसमें आप एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री के साथ काम करते हो। आपका जो बॉस होता है वो मुख्यमंत्री यानी सीएम होता है और उस समय आप पूरे के पूरे स्टेट का ध्यान देते हो। ऐसे ही आप अगर चीफ सेक्रेटरी बन गए तो आप और ऊपर पोस्ट पे चले गए, और अगर आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए तो आप प्रधानमंत्री के साथ यानी प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके ऑफिस में आप काम करते हो और पूरे देश को आप संभालते हो। तो कहीं ना कहीं पूरे देश को चलाने वाले, पूरे देश को संभालने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं आईएएस। उसी तरह से जो दूसरी पॉपुलर सर्विस है इस एग्जाम की वो है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। अगर आप आईपीएस बन जाते हो, यूपीएससी का एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो और आप आईपीएस ऑफिसर बनते हो, तो आपने नाम सुने होंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी बन रहे हो आप, एसपी बन रहे हो आप, या आप डीआईजी बन रहे हो, या आप और प्रमोट होगे आईजी बन सकते हो, और प्रमोट होगे तो आपने कुछ चीजें सुनी होगी, जैसे सीबीआई सुना होगा तो आप सीबीआई को हेड कर रहे होगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो को हेड कर रहे होगे। तो ये सारी जो हाई लेवल की पोस्ट होती है पुलिस की वो आपको आईपीएस के थ्रू मिलती है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन की हाई लेवल की पोस्ट होती है वो आपको आईएएस के थ्रू मिलती है। आईएएस आईपीएस बनना बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, ड्रीम जॉब होती है। पर ये सिर्फ पावर की बात नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, देश के लिए सच में कुछ करने की बात है, ऑनेस्टी की बात है। अब बात आती है कि यूपीएससी का एग्जाम हम कब देंगे सर, किस उम्र में दे सकते हैं, क्या उसका सिलेबस होता है, उसकी तैयारी हम कैसे करें, ये सारी बातें आती है कि यूपीएससी है क्या सर। हमने बहुत सुना है, हमारे माँ बाप बोलते हैं, हमारे रिश्तेदार बोलते हैं, हमने टीवीज में देखा, मूवीज में देखा, आईएएस ऑफिसर बनो, आईपीएस ऑफिसर बनो, ताकतवर बनो, देश की प्रॉब्लम सॉल्व करो, डीएम बनो, एसपी बनो। कैसे बनते हैं सर, कब देना होता है यूपीएससी का एग्जाम? तो ये अवेयरनेस मैं आपको देने आया हूं कि आप ये एग्जाम कब दे सकते हो। तो यूपीएससी का एग्जाम आप दे सकते हो जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाए। ग्रेजुएशन मतलब आप में से बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करेंगे यानी बीटेक करने के बाद, कुछ बच्चे हो सकता हो बीएससी करें, तो बीएससी करने के बाद, बीएससी 3 साल का होता है, बीटेक 4 साल का होता है। कुछ बच्चे बीए करेंगे, 3 साल का बीए कर लिया, उसके बाद कोई बीबीए कर रहा है तो बीबीए करने के बाद। तो नो मैटर आप किस स्ट्रीम से हो, यूपीएससी का एग्जाम ऐसा है कि सभी के लिए ओपन है। चाहे आप साइंस में हो, चाहे आप कॉमर्स में हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज में हो। क्यों? क्योंकि देश का सर्वोत्तम एग्जाम है, देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, देश की सबसे बड़ी पोस्ट के लिए एग्जाम हो रहा है। तो यहां कोई डिफरेंस नहीं किया जाता कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो। आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, ये एग्जाम हर किसी के लिए ओपन है। हाँ, एक कंडीशन है कि आपको भाई ग्रेजुएशन किया होना चाहिए।
बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। बैचलर की डिग्री में आप कोई भी डिग्री हो आपके पास, चाहे आप बीटेक हो, चाहे आप बीएससी हो, चाहे आप बीए हो, चाहे आप बीबीए हो, चाहे आप बीसीए हो, जितनी भी बैचलर डिग्री हैं इस देश में, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी है तो ये एग्जाम आप दे सकते हो। कहां से की हो आपने? किसी आईआईटी से की हो, किसी एनआईटी से की हो, किसी प्राइवेट कॉलेज से की हो, अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी से की हो, अपने शहर के किसी प्राइवेट कॉलेज से की हो, कहीं से भी अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, इनफैक्ट अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग में भी बैचलर डिग्री कर रखी है जैसे इग्नू से होती है, तो भी आप आईएएस आईपीएस बन सकते हो। आप ये एग्जाम कब दे सकते हो? कम से कम बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए आपके 10th में? कोई मायने नहीं रखता। मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए 12th में? कोई मायने नहीं रखता। हो सकता हो किसी के 10th बोर्ड में 60% आए हों, 70% आए हों, 55% आए हों, 80% आए हों, कोई दिक्कत नहीं है। इस एग्जाम के लिए कोई मिनिमम आपके नंबर नहीं चाहिए 10th के, कोई आपके नंबर मिनिमम नहीं चाहिए 12th के। तो आपके जो अभी तक की जीवन की परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे ये एग्जाम आपको जज नहीं करता। फिर से सबके लिए बराबर हो गया। कोई बच्चा जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, कम नंबर लाया, उसके लिए भी एग्जाम फेयर है, जिसके ज्यादा नंबर आए उसके लिए भी फेयर है। तो कोई यहां पे क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ 90% जिनके आए हैं। आपने सुना होगा आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, इनफैक्ट आपके स्कूल के टीचर्स ये बोलते होंगे कि देखो सुमित के 95% आए हैं, ये आईएएस बनेगा, और तुम्हारे अभिषेक 60% आए हैं, तुम कभी आईएएस नहीं बन सकते। नहीं बेटा, मेरे पास पिछले 2-3 साल में ऐसे बहुत सारे बच्चे आए, सेलेक्ट हुए, जिनके 10th में 60% नंबर थे, 10th में 70% नंबर थे। इनफैक्ट एक बच्चा तो 2 साल पहले आया था, ग्रेजुएशन में 60, ग्रेजुएशन उसके 48-49% नंबर थे, वो भी आईपीएस ऑफिसर बन गया। तो ये एग्जाम सबके लिए बराबर होता है। तो अपने मन से निकाल दीजिए कि अगर 10th में नंबर कम है तो आप आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते, कोई इसका रिलेशन नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपकी उम्र मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए। तो आपकी जो एज है, तो वो आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स, कम से कम आप 21 साल के होगे, तभी आप इस पेपर में बैठ सकते हैं। कम से कम 21 साल के। आपकी उम्र मेरे ख्याल से अभी 15-14 इस तरह की उम्र होगी आपकी। कुछ बच्चे 16 साल के होंगे आप में से, आप लोग 11th में जा रहे हैं तो 16 साल के होंगे, 15-16 साल के होंगे। तो यहां से आप समझ लीजिए लगभग 5 साल बाद आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कंपटीशन कितना बड़ा है ये समझ लेते हैं। ये कंपटीशन काफी टफ होता है। इस एग्जाम में लगभग भारत भर से 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और लगभग 5-6 लाख बच्चे एग्जाम में जाके बैठते हैं। उन 5-6 लाख में से सिलेक्शन जो होता है वो आप मान के चलो 1000 बच्चों का, 800,000। तो आप समझ रहे हो 5 लाख लोग एग्जाम में बैठेंगे और उसमें से 700, 800, 1000 लोगों का ही सिलेक्शन होता है। ज्यादातर लोग का सिलेक्शन सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में होता है। इसीलिए लोग तैयारी ग्रेजुएशन से या उसके पहले भी, बहुत सारे बच्चे जो अवेयर होते हैं, जिनके घर में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मतलब जिनकी मम्मी डीएम है या जिनके पापा डीएम हैं या जिनके पापा एसएसपी हैं, जिनके घर में आईएएस आईपीएस होते हैं, वो 11th-12th में ही जनरली इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको अच्छा एक्सपोजर रहता है, चीजें पता होती है, ड्रीम जॉब मानी जाती है। ठीक है, तो भाई 21 साल की उम्र में आप ये एग्जाम देना शुरू कर सकते हो। कब तक दे सकते हो? अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 32 साल की उम्र तक, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 35 साल, एससी एसटी में आप 37 साल तक। और हर इंसान कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकता है? अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 6 बार मौका मिलता है ये एग्जाम लिखने का। ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 9 बार आपको मिलता है। एससी एसटी से हैं तो आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं, जितनी बार दे सकें। अब बात आती है कि सर इस यूपीएससी के एग्जाम में आता क्या है? आईआईटी के एग्जाम में सर हमें पता है मैथ्स आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है। नीट के एग्जाम में भी हमें पता है बायोलॉजी आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है। पर यूपीएससी के एग्जाम में पूछते क्या है सर? पापा कहते हैं पेपर पढ़ो, पेपर पढ़ने से आईएएस बन जाओगे। क्या सच में सर पेपर पढ़ने से ही एग्जाम होता है? क्या सिलेबस है सर एग्जाम का? क्या मेरी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए? क्या मेरी साइंस बहुत अच्छी होनी चाहिए? क्या मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए? तो एक बार मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूं कि एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो इस एग्जाम को अगर आप देखेंगे तो एग्जाम 3 चरणों में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। 3 फेज हैं एग्जाम के। सबसे पहला क्वालिफाइंग नेचर का फेज है आपका प्रीलिम्स। सबसे पहला जो आपका टेस्ट होता है वो होता है प्रीलिम्स का। 3 स्टेज होंगी आपकी इस एग्जाम में, और जो सबसे पहली स्टेज है आपके इस एग्जाम की वो बेटा क्या है? प्रीलिम्स की है। ठीक है, प्रीलिम्स कैसा होता है? प्रीलिम्स होता है आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का। ऑब्जेक्टिव नेचर का यानी इसमें आंसर लिखना नहीं होता है। अब प्रीलिम्स के अंदर भी 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 के अंदर क्या पूछा जाता है आपसे? जीएस। जीएस में अक्सर क्या हो गया जनरल साइंस में, जैसे बेटा आपने अभी तक जो साइंस पढ़ी, क्लास 6 से लेकर 12 तक जो आपने साइंस पढ़ी,
जिस साइंस के बारे में इस टाइम प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हो, देश के बड़े बड़े लोग बात कर रहे हो, करंट अफेयर छप रहा हो, पेपर में उसके बारे में बात हो रही हो, कोई रिसेंट इंसिडेंट हुआ हो साइंस की, वो चीजें। हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री भी आती है इसके अंदर। एसएसटी जो आपने 10th तक पढ़ा, वो पूरी एसएसटी 6 से लेके 12 तक की एसएसटी, यानी इकोनॉमी की बात होगी उसके अंदर, यानी पॉलिटी की बात होगी उसके अंदर, यानी सिविक्स की बात होगी उसके अंदर, ज्योग्राफी की बात होगी इसके अंदर। तो सारी जितनी भी जनरल साइंस में जितनी चीजें हैं, वो सारी चीजें आती है आपके पेपर 1 में प्रीलिम्स के, ठीक है। और आपका एक और होता है पेपर 2। तो प्रीलिम्स जो है, जो कि क्वालिफाइंग है, जो कि ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहली स्टेज है, दिस इज योर स्टेज 1, जो सबसे पहली स्टेज है। इसके अंदर भी 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में आपका जीएस आता है, जैसे मैंने बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स, साइंस, ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर कि क्या चल रहा है दुनिया में, जनरल नॉलेज, पेपर पढ़ना पड़ता है इसके लिए, इसी के लिए बोलते हैं पेपर पढ़ो, यहां से चीजें आती है। दूसरा इसका जो पेपर 2 होता है पहली स्टेज का, यहां बेटा मैथ्स लगती है, सी सैट का एग्जामिनेशन। यहां आपको मैथ्स, थोड़ी बहुत रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, दिमाग को टेढ़े मेढ़े के लॉजिकल जो आंसर होते हैं, तो आपको ठीक ठीक मैथ्स आनी चाहिए, बहुत टफ नहीं आती है, ठीक ठीक लेवल की मैथ्स आती है। 10 तक की मैथ्स से काम बन जाएगा, कोई 11 12 की बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं आती। साथ ही साथ इसमें बेटा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आता है कि एक पैराग्राफ पढ़ के आपको उसके आंसर देने होते हैं, अगर आप इंग्लिश माध्यम से तो इंग्लिश, हिंदी माध्यम तो हिंदी, ठीक है, इस तरह से। ये आपका स्टेज 1 है। स्टेज 1 जब आप क्वालिफाई कर लेते हो, तब आता है स्टेज 2, जिसको हम बोलते हैं मेंस। सेकंड स्टेज जो इस पेपर का है, वो है मेंस का पेपर। मेंस का पेपर बेटा क्या होता है, ये एक मैराथन होती है, ये होता है सब्जेक्टिव पेपर। यहां आपको आंसर लिखना होता है, जैसे आप 10th बोर्ड में नहीं खूब सारे आंसर लिखते रहते थे, लंबे लंबे ऐसे लिखते थे, आंसर लिखते थे, वैसा होता है मेंस का पेपर। मेंस का पेपर भी 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं कि मेंस के अंदर क्या करना होता है, तो एक आपका उसके अंदर भी क्वालिफिकेशन का पेपर होता है, जिसके अंदर एक आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए और एक आपकी कोई और भाषा रीजनल, जो भी आप हिंदी, बंगाली, मराठी, जो भी आपकी भाषा है, एक अंग्रेजी और एक आपकी दूसरी अदर लैंग्वेज। उसके अंदर से ये पेपर बनता है और क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप क्वालिफाई कर लोगे, 25% नंबर चाहिए दोनों पेपर मिला के, अगर आपके 25% नंबर आ गए तो आप क्वालिफाई। फिर आती है मेंस की सबसे बड़ी मैराथन, जिसके लिए बच्चे बहुत लंबी तैयारी करते हैं, यूपीएससी की 3 साल, 4 साल, 5 साल, इसी पेपर के लिए सबसे ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है। अब इसके अंदर आपको ऐसे लिखना होता है, 2 ऐसे लिखने होते हैं आपको। और ऐसे किस टॉपिक पे आता है सर, देखो जो भी चीज दुनिया समाज में चल रही है उसके ऊपर आ जाएगा। जैसे इस टाइम आप देख रहे हो एआई बड़ा चल रहा है, तो आपसे पूछ लेगा कि एआई जो है उसका यूजेस कैसा है भाई, एआई का फ्यूचर कैसा हो सकता है भाई। या आपको कोई स्टैटिक टॉपिक भी पकड़ सकता है, स्टैटिक टॉपिक कुछ भी पकड़ लिया, विमेन एम्पावरमेंट, पिछले 50 साल में कितना विमेन एम्पावरमेंट हुआ इस देश में। तो जिस तरह से आप 9 10th में ऐसे लिखते हो, वही चीजें, हाँ डेप्थ ज्यादा होनी चाहिए। और डेप्थ कैसे आएगी, जब आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो। यूपीएससी की तैयारी में आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, आप पेपर पढ़ोगे, तो आपके पास आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ोगे, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ोगे। तो आप जब पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन लेके बैठते हो, तो बहुत बेहतरीन ऐसे आप लिखते हो। तो 2 ऐसे आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। अगला आपका जो होते हैं 4 पेपर होते हैं आपके जीएस के, 4 पेपर्स जीएस के। इसमें क्या आता है, वही सारी चीजें, फिर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, यही सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इस तरह की चीजें आपकी जीएस के 4 पेपर में। और इसके बाद होता है बेटा एक ऑप्शनल। तो ये 500 नंबर का ऑप्शनल होता है, जो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। बड़ा वेटेज है इसका मेंस के अंदर, 500 नंबर का। देखो आप जो क्वालिफिकेशन है उसको तो छोड़ ही दो, इसके बाद आपका ऐसे 250 नंबर का है, जीके जीएस 1000 नंबर का, ये हुआ 1250, और 500 नंबर का ऑप्शनल। ऑप्शनल क्या है, जीवन में जो चीज आपको पसंद है वो सब्जेक्ट आप ले लीजिए। जिस सब्जेक्ट में आप लिख के नंबर अच्छे ला सकते हो वो सब्जेक्ट आप देख लीजिए। जिस सब्जेक्ट से ज्यादातर टॉपर निकलते हैं वो सब्जेक्ट आप ले लीजिए। तो एक तो उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, दूसरा वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं, फिजिक्स हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है ना, और भी बहुत सारे होते हैं, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपको पकड़ना होता है और मेंस का पेपर आपको लिखना होता है। तो मेंस का अगर आप पेपर देखो तो 1750 नंबर का पेपर है। फिर यहां से निकलती है मेरिट लिस्ट। इस मेरिट लिस्ट में लगभग लगभग 3000 के आसपास बच्चे निकल के आते हैं आगे, और इन बच्चों का होता है फिर इंटरव्यू, लास्ट फेज, स्टेज टेस्ट, स्टेज 3 सॉरी। अब हम आ गए आखिरी स्टेज पे,
स्टेज 3। इसको आप पर्सनालिटी टेस्ट बोल सकते हो। आपका इंटरव्यू होगा, आपने इसके बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे या सुन रखा होगा। यूपीएससी इंटरव्यू के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि तुम जिस सीढ़ियों से चढ़ के इस ऑफिस में ऊपर आए, बताओ कितनी सीढ़ियां थी। सुबह जब तुम्हारी बीवी ने तुमको चाय दी, बताओ उसने कितनी चूड़ियां पहनी थी। बकवास है, ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं, ढंग के सवाल पूछे जाते हैं। यहां पे आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं कि आप कितना अवेयर हो अपने आसपास की सराउंडिंग के लिए, आप कितने रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने वाले हो, क्योंकि आपके हाथ में एक जिला आने वाला है। भाई आप एसएसपी बन जाओगे, कल को शहर में दंगे हुए तो आपको रोकने जाना होगा, और जब आप दंगे रोकने जाओगे तो वहां पे दोनों पक्ष आपको सही दिखेंगे, तो आपको वहां पे एक जिम्मेदार फैसला लेना पड़ेगा। लड़ाई नहीं करवा सकते आप, है ना। मान लीजिए दो जाति के लोग लड़ गए, दो धर्म के लोग आपस में लड़ गए, तो आपको उस लड़ाई को सॉल्व कराना होगा। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं, उसके लिए आपको जिम्मेदार होना होगा, आपको ऑनेस्ट होना होगा, आपको डिप्लोमैटिक होना होगा कि आप एक बार में कोई भी साइड नहीं चूज कर सकते। जैसे हम बोलते हैं ना, ये गलत नहीं, वहां पे मैं हाँ ये गलत है, धीमे धीमे ठीक कर लेंगे। तो ये सारे आपके कैलिबर पर्सनालिटी टेस्ट में चेक किए जाते हैं, और यहां से आपका फाइनल स्कोर कार्ड मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर बनता है, और अंत में 800 1000 के आसपास फाइनल सिलेक्शन होता है। यह है यूपीएससी एग्जाम। आपने एक चीज समझ में आई होगी कि सिलेबस बहुत बड़ा है, सब कुछ पूछा जा रहा है, साइंस पूछी जा रही है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स भी आ रही है पेपर के अंदर, हिस्ट्री पूछी जा रही, ज्योग्राफी पूछी जा रही, इकोनॉमिक्स पूछी जा रही, सब कुछ पूछा जा रहा। तो एक्चुअली क्या होता है, आपके क्लास 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसको बोलते हैं बेस यूपीएससी का, उसको बोलते हैं फाउंडेशन यूपीएससी का। क्लास 6 से लेके 12 तक की सारी एनसीईआरटीज अगर आपको अच्छे से आ गई, तो आप यूपीएससी के लिए एक सही कैंडिडेट बन गए हो, आपका बेस अच्छा हो गया। इसके बाद और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको धीमे धीमे दी जाती है। ज्यादातर बच्चे अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद, ध्यान से सुनिए, अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद क्लास 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद वो यूपीएससी की और डेप्थ में तैयारी करते हैं। तो हमने आपके लिए क्या डिसाइड किया कि आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लान बनाया, जिसका नाम रखा उदय यूपीएससी। उदय यूपीएससी हमने क्या प्लान बनाया आपके लिए? हमने ये प्लान बनाया कि यहां से अगले 2 साल हम आपकी यूपीएससी की बिल्कुल बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन की तैयारी करा दे। यानी एकदम आप जीरो पे हो, आज आपको पता ही नहीं यूपीएससी का एग्जाम क्या है, अभी मास्टर ने थोड़ा बहुत बताया तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया, तो आपको जीरो से हम 1 पे पहुंचा दें। इस तैयारी से जीरो से मैं ये नहीं कह रहा हूं 10 पे, हम आपको 1 पे पहुंचा दें, आपकी बेसिक फाउंडेशन रेडी कर दें। आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर हमारे पास समय नहीं है, हमें स्कूल की पढ़ाई करनी है। सर हो सकता हो हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे पास टाइम नहीं है सर अभी यूपीएससी तैयारी का। मुझे भी पता है, इसीलिए इस बैच को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हम। अभी यहां से आपका सिर्फ बेस बना रहे हैं कि धीमे धीमे आपके दिमाग में सारी 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी डाल दें। क्लास 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट करा दें, ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए। उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन में आप एकदम अच्छी तरह से यूपीएससी की तैयारी कर सको। इसीलिए इस बैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ सैटरडे और संडे को क्लासेस रखी है। 2 लाइव क्लासेस है आपकी, एक सैटरडे को एक संडे को, और क्लास 1 से 1.5 घंटे की। तो हफ्ते में आप देखो, एक वीक में आपकी टोटल 2 आवर की लाइव क्लासेस है। बेस्ट टीचर्स पढ़ाएंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो हर साल पीडब्ल्यू से पढ़ के, यूपीएससी वाला से पढ़ के सेलेक्ट होते हैं। अगर आपको देखना है तो पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला आप टाइप करना, रिजल्ट टाइप करना, आपको बहुत सारे बच्चे दिखेंगे जो सेलेक्ट होते हैं। तो हमें पता है उनके सिलेक्शन के लिए क्या करना होता है, और इसीलिए हम आपसे करें कि आपको बहुत बेसिक चीजें पढ़ाएंगे सैटरडे और संडे को सिर्फ और सिर्फ, और कितना, 1 से 1.5 घंटे पर। जब ये चीज हम 2 साल तक करेंगे तो बड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब हम 2 साल, ये कोर्स जो है बेटा वो 1 साल का नहीं, 2 साल तक हम आपको लगातार पढ़ाते रहेंगे। जब आपको हम 2 साल पढ़ाएंगे तो आपकी 6 से लेके 12th क्लास तक की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपके 5 जो कोर सब्जेक्ट है, जहां से आपका प्रीलिम्स का पेपर 1 बनता है, जहां जिसकी नॉलेज से आप मेंस का ऐसे लिखते हो, वो सारी नॉलेज हम आपको दे देंगे। तो ये 5 सब्जेक्ट बेटा आपको दिख रहे हैं। इन 5 सब्जेक्ट के लिए 5 किताबें भी हम आपके घर पे भेजेंगे इसी कोर्स के अंदर। 5 ही किताबें हैं, आराम आराम से 2 साल में पढ़ना है। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन क्लासेस है, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है 2 साल में। तो देखिए मैं 5 किताबें भी लाया हूं। जैसे आप ये देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा है हमारा यहाँ पे,
हिस्ट्री का है, तो आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी पूरी समराइज 6 से 12 की। अब भाई इतना समय तो है नहीं कि हम 6th की हिस्ट्री पढ़े, फिर 7th की पढ़े, फिर 8th की पढ़े, 9th की पढ़े, 10th की, तो 5 साल हिस्ट्री पढ़ने का समय तो है नहीं। तो हमने क्या किया, 6 साल आपकी जो हिस्ट्री किताबों में जितनी भी चीजें थी वो सारी एक किताबों में ला दी, एक किताब के अंदर। इसमें आपका पूरा हिस्ट्री कवर्ड होगा 6 से 12 का, ये आपके घर चली जाएगी। अगला आपका टॉपिक ज्योग्राफी है। इसी तरह से आपके 6 साल की 6 से 12 की जितनी ज्योग्राफी है वो एक किताब में, ये भी आपकी ज्योग्राफी किताब घर पहुंच जाएगी। ठीक, इसी तरह से आपका अगला सब्जेक्ट देखो तो पॉलिटी का है, तो पॉलिटी की भी एक किताब आपके घर, देखो पतली सी किताब है, 6 से 12 की एनसीईआरटी। इसी तरह से आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक किताब, और इसी तरह से आपकी इकोनॉमी की भी एक किताब। तो ये 5 सब्जेक्ट है, पांचों की एक एक बुक आपके घर जाएगी। धीमे धीमे इसको पढ़ना है, 2 साल में आराम से पढ़ना है। वीकेंड में 2 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे की एक दिन या 1.5 घंटे की, अगले दिन भी 1 1.5 घंटे की, तो 2 ढाई घंटे की टोटल क्लास हुई। शाम को बैठ के जो पढ़ाया अच्छे से पढ़ लेंगे, बाकी अपनी स्कूल की पढ़ाई करें, बाकी जो भी तैयारी कर रहे हैं वो करेंगे, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, जो अभी कर रहे हैं करते रहो। क्योंकि मान लो अगर आपका सपना है आईआईटीएन बनने का, तो आप आईआईटीएन बन के भी यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो। इनफैक्ट यूपीएससी एग्जाम बहुत सारे आईआईटीएन निकालते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी निकालते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप कोई और तैयारी कर रहे हो तो उसको जरूर से करते रहें। अगर आपका सच में सपना है यूपीएससी निकालना है, आप एक अर्ली स्टार्ट करना चाहते हो, तो हफ्ते में 2 दिन क्लास करके और थोड़ी सी किताबें, आपको 5 बुक्स का जो सेट है आपके घर जाएगा, उससे आप पढ़ सकते हो। इसलिए कोर्स का प्राइस भी बहुत कम रखा है, किताब विताब सब मिला के कोर्स का प्राइस 1800 रुपए रखा है 2 साल के लिए। 1800 रुपए 2 ईयर का कोर्स आपके लिए रखा है। ठीक है, किताबें मेरे ख्याल से कुछ कम है ना? तो मेरे ख्याल से पहले 1000 या 2000 बच्चों को ही किताबें जा पाएगी। मेरे ख्याल से बुक्स जो है फर्स्ट 2000 पे ही जा पाएगी, या आगे कर लेंगे। उसके बाद हो सकता हो प्राइस बढ़ाना पड़ जाए, जो भी हो देख लेंगे। तो फर्स्ट 2000 स्टूडेंट्स के लिए यही प्राइस रहने वाली है आपकी। पहले 2000 बच्चों के लिए, अरे ये क्या बन गया, हाँ, पहले 2000 बच्चों के लिए आपकी यही प्राइस रहने वाली है 1800 रुपए, और ये 2 साल की फीस आपको देनी है 2 ईयर की, और इसमें आपको पूरे कोर्स का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, 5 सब्जेक्ट आपके कवर होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। और इन सब्जेक्ट से आप क्या क्या करोगे, प्रीलिम्स का पेपर 1 जो होता है जिसमें जीएस आता है, वो उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सारी चीजें आती हैं। और मेंस के अंदर जो ऐसे लिखना होता है उसमें आपको हिस्ट्री आनी चाहिए, ज्योग्राफी आनी चाहिए, इकोनॉमी, तभी तो अच्छा ऐसे लिख पाओगे। हिस्ट्री का उसमें रेफरेंस दोगे, ज्योग्राफी की बातें करोगे, पॉलिटी की बात करोगे, देश की इकोनॉमी की बात करोगे, साइंस एंड टेक की, और जीएस के जो 4 पेपर होते हैं उसका भी ये बेस बनता है। इसके बाद कौन टीचर्स होंगे, तो पीडब्ल्यू के पास यूपीएससी के सबसे बेस्ट टीचर्स हैं, इसीलिए हर साल बहुत सारे सिलेक्शंस निकलते हैं। आप चाहो तो स्टेज के फोटोज, वीडियोज आपको इंटरनेट पे सब अवेलेबल मिलेंगे। सुमित सर एक हमारे यूपीएससी के मेन मेंटर हैं, आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, सुमित रेवरी सर। ही इज अ वेरी वेल नोन नेम इन यूपीएससी फर्टिनिटी, यूपीएससी के सारे टीचर, सारे बच्चे उनको जानते हैं। उन्हीं के साथ मिलकर मैंने यूपीएससी की टीम आज से 4 साल पहले बनाई थी, और ये वो सारे हीरे हैं जो आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो ऋषभ सर हो इकोनॉमी के, जिनको बच्चे सीसैट डॉन भी बोलते हैं, तो बहुत जाने माने टीचर हैं यूपीएससी क्षेत्र के। ऐसे ही आपकी सोनप्रिया मैम आपको गाइड करेंगी, नित्या मैम गाइड करेंगे, मदन सर आपको गाइड करेंगे, मंजीत सर गाइड करेंगे। तो सारे लोग जो हैं यूपीएससी क्षेत्र के बढ़िया धुरंधर लोग हैं। अब एक लास्ट बात, क्या ऑनलाइन से पढ़ के यूपीएससी निकल सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से आईआईटी निकल सकता है, नीट निकल सकता है, बोर्ड निकल सकता है, यूपीएससी भी निकल सकता है। एक एक फोटो में लेके आ गया, वैसे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इसी साल मुझे याद है प्रखर शुक्ला है, मेरे ही शहर प्रयागराज का है। इस बच्चे ने ऑनलाइन पढ़ाई की, ऑल इंडिया रैंक 787 हासिल की, और यूपीएससी का एग्जाम निकाल दिया है। लास्ट ईयर मुझे याद है रेखा जी आई थी, ये राजस्थान से आती हैं, इन्होंने भी ऑनलाइन यूपीएससी की तैयारी की, ऑल इंडिया रैंक 176 हासिल की 2024 में। तो ऑनलाइन से पढ़ के बहुत सारे बच्चों का यूपीएससी रिजल्ट निकलता है। ये दोनों जो कैंडिडेट हैं वो थोड़े खास थे, इनसे बातचीत मेरी ज्यादा हुई थी, तो इनकी मैं फोटो लेके आ गया। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, पढ़ाई करते रहे। हाँ, एक यूट्यूब चैनल भी हम निकाल रहे हैं, पीडब्ल्यू उदय यूपीएससी का, नीचे उसका लिंक लगा दिया है, तो आप जाके उस यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। वहां पे हम थोड़ी बहुत आपको पढ़ाई कराना स्टार्ट कर देंगे, यूपीएससी का इंट्रोडक्शन देंगे, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे, और यूपीएससी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अगर आपको तैयारी करनी है। तो ये सारी बातें मेरी तरफ से। जय हिंद, पढ़ाई करते रहें। ऑल